तो भारत के कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, और अब भारत की इस चुनौती में अमेरिका और ज़्यादा दखल अंदाजी करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि वहाँ के जो कृषि उत्पाद है वो भारतीय बाज़ारों में अवेलेबल कराए जाएं और यहाँ पर लोग उनको ख़रीदें। लेकिन इस इरादे से भारत के किसानों का जो संकट है, जो पहले ही अपनी आय को लेकर सरकार से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने उत्पादों को लेकर किसान लंबे समय से सरकार से मांग कर रहा है। लेकिन अब जब अमेरिका चाहता है कि उसके जो फार्म प्रोड्यूस हैं वो भारत के बाज़ारों में बेचे जाएँ, तो ऐसे में भारत का जो किसान है, जो लगभग 50% से अधिक की आबादी को रोज़गार मुहैया कराता है, इस कृषि क्षेत्र पर संकट के बादल और गहरा गए हैं। तो क्या भारत दुनिया में कृषि का किंग बन सकता है? इन चुनौतियों के रहते हुए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले आज के जो सवाल हैं, कुछ तथ्य हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। उसके बाद इन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, 140 करोड़ की आबादी, और कहीं इनके सामने खाद्य संकट ना पैदा हो जाए अगर हमने समय रहते इन सवालों को, इन तथ्यों को जो है इनके समाधान की तरफ गंभीर प्रयास नहीं शुरू किए। तो भारत के कृषि सेक्टर की चुनौतियां जस की तसी नहीं, बल्कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है हर गुजरते दिन के साथ। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी पर सरकार अभी भी मौन है। अमेरिका की नज़र अब भारत के कृषि क्षेत्र पर है। वो चाहता है कि भारत में जो इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़ा जो खरीदार हैं, इतनी बड़ी संख्या में, वो अमेरिकी कृषि का जो उत्पाद है वो खरीदे। ऐसे में भारत के किसानों के सामने ये संकट और बड़ा हो जाता है। क्या कृषि जगत में विश्व गुरु भारत बन सकता है? वो भारत जो एक ज़माने में हरित क्रांति लेकर आया था और उसने खाद्यान्न की जो भरमार है वो अपने लोगों के सामने कर दी थी, और कहीं ना कहीं एक बड़े खाद्य संकट से खुद को अपने बलबूते निकाला था। हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो हरित क्रांति से जुड़े रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और वो लगातार कृषि क्षेत्र में जो अध्ययन है, रिसर्च है, वो भी उससे जुड़े रहते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर आर.एस. बाजवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिकागो से। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। हाँ जी, थैंक यू जी। सर, क्योंकि सवाल मेरा अमेरिका से ही शुरू होगा। शिकागो से आप जुड़ रहे हैं, तो अमेरिका की नज़र भारतीय बाज़ारों पर, भारत के किसानों के बारे में आपकी टिप्पणी, खास करके इसलिए भी क्योंकि हरित क्रांति से आप जुड़े रहे हैं, आपने कंट्रीब्यूशन दिया, भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में जो है सक्षम बनाने में अपनी भूमिका निभाई। ऐसे में वर्तमान में भारत की कृषि क्षेत्र की जो स्थिति है, इस पर आप पहली टिप्पणी क्या करना चाहेंगे? नेहा जी, ऐसा है कि जब से ये ग्लोबलाइजेशन 1991 से हुई, तो तब से ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इसमें WTO और कुछ और एजेंसियां इन्वॉल्व हो जाती हैं। उन दिनों में जब ये चीज़ हुई तो इंडिया उस क्षेत्र में था यहाँ पर 10% की सब्सिडी अलाउड थी जी। और अब कई बार हो रहा है कि वो जो इंडिया पिछले कई सालों से बहुत अच्छी तरक्की कर गए और आज तक इंडिया कोई नंबर 2 इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन हो गया है चाइना के पास। चाइना कर देता है अबाउट 25 to 28% एंड इंडिया इज एट अराउंड 12-13% ऑफ द वर्ल्ड। और वैसे लगाएं तो कंट्री नंबर 2 पर है और फिर यूएसए नंबर 3 पर है। ना पिछले कुछ सालों से WTO के पास कनाडा, अमेरिका कुछ ऐसी रिपोर्ट्स रख देते हैं कि इंडिया इज वायलेटिंग द सब्सिडीज। सो दिस आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट आई टोल्ड यू व्हाट्स गोइंग ऑन। और फिर उसमें ऐसा होता है कि कंट्रियां फायदा करती हैं और देयर इज ए सर्टेन थिंग्स, जैसे आपने बोला है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत है, तो उसमें फिर वो एक इनको छूट मिल जाती है कि ये लोगों के लिए वाई फूड करना है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग अभी इस खाने पर डिपेंडेंट हैं ना। अभी नई ट्रेड पॉलिसी जब से न्यू प्रेसिडेंट आए हैं तो कुछ दुनिया में हलचल सी है, जी। और भी कुछ कंट्रियां हैं जिनके साथ वो
टैरिफ और ट्रेड वार की बात चलती है। सो अगर उन सबको पीछे करके देखें तो इंडिया की जो पॉलिसी है किसी भी कंट्री की, वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है जी। एक तो उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कोई अबाउट 45%, और जो सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं इकोनॉमिक लोगों की सोशल, वो 32%, और जो वो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है वो 13%, और पॉलिटिकल होता है 10%। तो जब ये पॉलिटिकल जो अप डाउन हो जाए दुनिया में, तो वही उसका थोड़ा फिर ये दिनों में कुछ विरोध चलता है, कुछ करता है, अल्टीमेटली वो एडजस्ट हो जाएगा। मगर जो प्रॉब्लम है इस टाइम कि जो इंडियन फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एमएसपी मांग रहे हैं, वो लीगल गारंटी मांग रहे हैं जी। वो एक समझने की ज़रूरत है विदाउट टेकिंग एनी साइड। अगर वर्ल्ड मार्केट में इंडिया के प्रोड्यूस की, स्पेशली ग्रेन्स की, जो हम अबंडेंट हैं उसमें, और मेन अपना जो उत्पादन है वो ग्रेन्स में ही है, राइस और वीट में, अगर बहुत ज़्यादा एमएसपी हो जाएगी तो उसकी वर्ल्ड मार्केट में जो सेल है वो उस पर इफेक्ट पड़ जाता है, बिकॉज देर आर मैनी अदर कंपेटिटर्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कंट्री हैं जो ये वीट एंड राइस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें वो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे अभी मैं कई बार सुन लेता हूँ कि किसान कहते हैं WTO से निकल जाओ। WTO से अगर आप एक खनिज पदार्थ से निकल जाएंगे तो उसमें और भी जो ट्रेड हैं हम और कम्युनिटीज में भी करते हैं। तो एक्चुअली ये एडजस्टमेंट ही होनी चाहिए एट हाई डिप्लोमेटिक लेवल्स। वहाँ पर इंडिया को अपना केस रिप्रेजेंट करना है, दूसरे को कंट्रियों को दूसरा करना है, बट अल्टीमेटली ये कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकल आते हैं। जी बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी, लेकिन अगर ये बात इंटरनेशनल मार्केट में भारत के लिए चिंता की बात हो जाती है कि वो भारत के किसानों की जो मांग है एमएसपी उसे कैसे पूरा करे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड है फिर वो कैसे उसके साथ कॉम्पीट कर पाएगा, प्रतिद्वंदिता में कहीं वो पीछे तो नहीं रह जाएगा। ये चुनौतियां हैं, लेकिन फिर साथ में सवाल वो खड़ा होता है कि 140 करोड़ की आबादी, उनको भूखमरी की तरफ तो नहीं धकेला जा रहा है, एक सवाल ये भी पैदा होता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। हमारे साथ आर एस बाजवा लगातार जुड़े हुए हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। तो भारत में कृषि सेक्टर क्यों चुनौतियों का सामना कर रहा है? 1990 और 91 में ये जीडीपी में 33% से अधिक का योगदान देता था, लेकिन 2023 और 24 के जो आंकड़े हैं वो मात्र 16% पर सिमट कर रह गया है। तो कृषि जगत में ये जो संकुचन है, ये जो सिकुड़न है, भारत के सामने रोजगार का संकट भी पैदा करता है और कहीं ना कहीं भूखमरी को भी दावत देता है। ऐसे में आर एस बाजवा सर, मैं समझना चाहती हूँ कि भारत के सामने जो चुनौतियों की प्राथमिकताओं को अगर हम पहले देख लें तो ये कैसे आप देखते हैं? अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 34% से घटकर 16% पे आ गया है, और कहीं ना कहीं ये रोज़गार, भारत का जो किसान है अधिकतर ग्रामीण इलाकों में, और वहाँ पर आबादी जो है 50% से भी अधिक की भारत की आबादी है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, रोज़गार का सीधा सीधा जरिया है, और कहीं ना कहीं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। इसे कैसे देखते हैं आप? क्या प्राथमिकताओं में भारत के सामने ये परिस्थितियां नहीं हैं? नेहा जी, ऐसा है कि इंडिया में नो डाउट रूरल पॉपुलेशन अराउंड 60-62% तक हैं। अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रही है एट द मोमेंट। जैसा पंजाब का एग्जांपल मुझे पूरा पता है, अबाउट 37% अर्बन है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। ये जो इंडिया का सिस्टम है ये थोड़ा यूनिक है। अगर इसका एनालिसिस करके देखा जाए तो इसमें गरीब और छोटे किसान बहुत ज़्यादा हैं जिनकी ज़मीन 2 एकड़ से कम है जी, 2 हेक्टेयर से कम है, 5 एकड़ से। तो 1 एकड़ to 5 एकड़ अबाउट 65% छोटे किसान हैं। और जब ये हम प्रोड्यूस देखते हैं ओवरऑल, तो फिर वो जब पर कैपिटा में चला जाता है तो वो बहुत कम रह जाता है। और देयर इज अनदर प्रॉब्लम फॉर इंडिया, एज यू आर टॉकिंग, बाई 1.4 बिलियन पीपल हैं,
जी and they are dependent upon that world largest subsidized program is जी called public distribution system, जिसमें के गेहूं, चावल और कुछ कोर्स ग्रेन दिए जाते थे, और बहुत समय से वो चल रहा था कि मेन सेंट्रल गवर्नमेंट मनी पे करता था, और अबाउट सम पार्ट वर गिवन बाय द स्टेट्स एंड द कंज्यूमर वर गिविंग टू. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये लास्ट ईयर में 14 बिलियन US डॉलर का वो फूड खरीदा और उसमें स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के पैसे लगा के वो जी उतने बने, तो जो स्टेट्स पे करती थी वो कोई $500 million करती थी, और जो ठीक कंज्यूमर पे करते थे वो 0.1 बिलियन करते थे. अब ये लास्ट दिसंबर में जैसे वो पॉलिटिक्स हैवी हो जाए तो फिर वो 5 साल का फूड फ्री कर दिया, और उस पर जो इंडियन चक्कर पर जी कोई 12 लाख 5 साल में फर्क पड़ेगा, और उसका भी जो एक असर है वो कहीं ना कहीं पड़ने वाला है. नाउ टू रन दैट सिस्टम इंडिया एवरी ईयर हैज टू बाई दैट ग्रेन, और ये अभी कैसा भी चल रहा है कि ये क्लाइमेट भी कभी कभार में चेंज हो रही है, एंड दैट्स नॉट ए होक्स, क्लाइमेट चेंज विल बी रियल. सो चुनौती तो है, जी मगर फूड उधर हैं अपने बहुत, और उसके लिए जैसे आपने बताया कि बहुत लोगों की डिपेंडेंस अपॉन फूड एग्रीकल्चर पर है, जी वो गवर्नमेंट कम कर रही है, पर एक्चुअली अमेरिका और इंडिया में डिफरेंस है. अमेरिका फर्स्ट डेवलप देयर रूरल इकोनॉमी, देयर रूरल विलेज, एक छोटी उधर इंडस्ट्री थी, वहाँ गांव में दुकान थी, वहाँ थोड़ी डेयरी थी, वहाँ पोल्ट्री थी. पर जी इंडिया अभी फास्ट में चल रहा है और अर्बनाइजेशन बहुत हो रही है, और जो इंडस्ट्री है इनिशियली देयर वर गुड ग्रोथ, बट लेटली इट हैज फाउंड दैट ऑल दोज पीपल गेटिंग ऑफ फ्रॉम रूरल एग्रीकल्चर कैन नॉट फाइंड द जॉब. और उसमें क्या इफेक्ट होगा कि अगर परचेजिंग पावर नहीं होगी, फूड की अवेलेबिलिटी तो है इंडिया में, जी इट्स as I told you that number 2 producer in the world, but accessibility के लिए लोगों की परचेजिंग पावर चाहिए, और परचेजिंग पावर के लिए कोई जॉब चाहिए, और वो भी महंगाई के ज़माने में कुछ अच्छे ढंग की हो तो फैमिली चल सकती है. और जैसे अगली सेगमेंट में अगर बात करना चाहेंगे कि वो जो स्मॉल फार्मर हैं वो क्या करें कि वो इनफ मनी बनाएं, उसके लिए गवर्नमेंट को उनको अपने फार्म में ही रखकर और गांव में रहने दिया जाए, विलेज को डेवलप करके उनके कुछ अच्छे इंतजामात किए जाएं, तो वो वहीं अपना एग्रीकल्चर डेवलप करें और वो ऐसा टाइप का फूड प्रोड्यूस करें जिसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो. क्योंकि गेहूं और कणक में ठीक है कि इंडिया की नीड है खाने के लिए, जी मगर अगर हम कोई फाइनेंशियल फ्यूचर इसमें देख रहे हैं किसानों के लिए, दैट इज माय ओन ओपिनियन, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द चीपेस्ट ग्रेन इन द वर्ल्ड. इस पर किसान तो रिच नहीं हो पाएगा अगर उनको लीगल MSP भी दी जाए, विच पर्सनली आई डोंट फेवर दैट, क्योंकि वो हो नहीं सकती. मगर गवर्नमेंट को भी ऑनेस्टली और एक बता देना चाहिए कि ये बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं भाई हमारे पर, अगर इसको कुछ करेंगे तो वो बिल्कुल ही बिकनी बंद हो जाएगी. तो ऐसी बातें हैं, ये कुछ और करेंगे. बिल्कुल. बाजवा सर, ऐसे में मैं अगला सवाल ये आपसे समझने की कोशिश करूंगी और अपने स्ट्रेट टॉक के दर्शकों तक भी आपके माध्यम से ये जानकारी पहुंचाना चाहूँगी कि ये वो भारत की हम बात कर रहे हैं, आप जो हरित क्रांति उससे जुड़े हुए हैं. हमने उस परिस्थिति में भी जब भारत में गरीबी अधिक थी, भारत के जो किसान हैं उनके पास संसाधनों की काफ़ी कमी थी, उस तुलना में वर्तमान में जो किसान हैं उनके पास संसाधन कुछ हद तक जो है वो इम्प्रूव हुए हैं, उनके पास बेहतर हुए हैं. सरकार दावा करती है कि वो किसानों को तमाम जो है आधुनिक तकनीक और जो संसाधन है वो मुहैया कराती है. सिंचाई से जुड़ी व्यवस्थाएं पहले से काफ़ी सुधर गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कंट्रीब्यूशन है या फिर जो
उपज है, उत्पाद है, उसकी जो गुणवत्ता है उस पर सवाल है। तो क्या इसकी जिम्मेदारी से सरकार खुद को अलग कर सकती है? सिर्फ ये कहे कि जो छोटे और मझोले किसान हैं उनको खुद ही जो है नए नए प्रयोग करने चाहिए? क्या यही एक तरीका होना चाहिए भारत के कृषि समाज को संपन्न बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए? एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, इससे पहले कि आप इस सवाल का उत्तर दें। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं शिकागो से साइंटिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट हैं डॉक्टर आर.एस. बाजवा। आर.एस. बाजवा सर, आपसे सवाल मेरा कि भारत में जो छोटे और मझोले किसान हैं वो 82% तक, 82% तक जो है पूरी खेती में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, इतनी संख्या उनकी है। लेकिन जब बात हम खेती की विविधता की, डाइवर्सिफिकेशन की करते हैं, सरकार कहती है कि आप नए नए प्रयोग करिए, लेकिन उसी किसान के पास जो सीड्स हैं वो भी निम्न स्तर के हैं। जो जब खाद की बात होती है तो वो भी हमने देखा कि हम विदेशों से जो मंगवाते हैं तो वो कितनी महंगी अब ये उर्वरक और फर्टिलाइज़र्स हो रहे हैं। और ऐसे में आपने जिक्र किया कि हम 84 करोड़ भारतीय लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा दे रहे हैं। क्या आप इसको जोड़कर देख पा रहे हैं छोटे और मझोले जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति से? इसको नेहा जी ऐसे देखते हैं जी कि 5 तरह के किसान हैं। सबसे नीचे मार्जिनल हैं, जी, स्मॉल फार्मर हैं, फिर सेमी मीडियम है, फिर मीडियम है, फिर लार्ज। अब अगर देखा जाए तो जब इंडिया में ये एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हुआ सिंस 1960 जी, और ये 1990 के एंड तक काफ़ी ज़्यादा फूड ग्रो होने लग गया। और उन दिनों क्या किया गया जी, सभी किसानों को बड़ों से लेकर नीचे तक गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए। इनपुट पर दिया, मशीनरी पर दिया, पानी पर दिया, बिजली पर दिया जी, और उसके जो बेनिफिशियरी थे वो ज़्यादा अधिकतर वही लोग थे जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी। तो ठीक है, ये गवर्नमेंट की एक प्लान थी, दैट वाज वेरी गुड, इट वर्क वेरी वेल। इंडिया को फूड चाहिए था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी और वो फूड प्रोड्यूस हुआ जी। अब अगर कहा जाए आज के दिन में कि अभी हमें सेकंड स्टेप लेना है जी, ऊपर जाने के लिए, और वो जो किसान पर जो नीचे वाले किसान हैं जो पहले पीछे रह गए मेरे हिसाब से, अगर उनको ऊपर लाना है तो ये सिस्टम को थोड़ा सा रिवर्स करने का जरूरत है जी, कि वो जो नीचे वाले 3 किस्म के किसान हैं, मार्जिनल, स्मॉल और सेमी मीडियम, उनको बहुत बड़े इंसेंटिव देने चाहिए जैसे कि हम लोगों ने पहले बड़े किसानों को दिए थे जी, और वो उसमें थोड़ा सा फिर वो स्प्लिट भी हो जाएगा कि जैसे मैं सुन रहा था कि कोई मेरे ख्याल में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, उसको बोला था अमृतकाल, प्राइम मिनिस्टर अपने बोले, अच्छी बात है जी, अगर वो ऑर्गेनिक वो डेवलप करना है तो उसके लिए छोटे किसान सबसे ज़्यादा महफूज हैं उस काम को करने के लिए, क्योंकि एक तो उनमें लेबर बहुत है, उनकी गिनती बहुत है और जी, वो ह्यूमन इंटेंसिव से करके जाए। पर गवर्नमेंट को उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी और दूसरी चीज़ छोटी मशीनरी, छोटे ढंग के टिलर वो देने चाहिए जी, और फिर वो जो बीज देने चाहिए, दूसरे देने चाहिए। उनको फर्टिलाइज़र और केमिकल की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी क्योंकि वो ऑर्गेनिक फूड करेंगे। और मेरे हिसाब से इंडिया अगर सिंसियरली और एक बड़े स्केल पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में करे तो ये प्रोडक्ट दुनिया की मार्केट में बिकने वाले हैं। तो ऐसा है कि जैसे अब ये टाइम आ गया है, आई थिंक कि वो जो मिनिस्ट्री है फार्मिंग एंड फैमिली वेलफेयर, उसके दोनों नाम को पूरा करने के लिए अभी टाइम है कि लार्ज फार्मर को एक तरफ कर दिया जाए, छोटे किसानों वाले सेक्शन को एक कर दिया जाए और दोनों के बजट में बढ़ोतरी हो। अगर वो 12 लाख करोड़ 5 साल में लोगों का फूड फ्री किया जा सकता है
तो उसके लिए जो किसान पैदा कर रहे हैं, जो तो बड़े किसान हैं, दे कैन टेक अ लिटिल बिट हिट टू, बट ये जो नीचे वाले किसान हैं जिनके पास सेफ्टी नेट नहीं होता, तो दे नीड ए गवर्नमेंट सपोर्ट। और अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में उनको जाना चाहिए, क्रॉप, हार्टिकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी, फिशरी, क्योंकि जो आज लाइव स्टॉक सेक्टर है इंडिया का, वो क्रॉप सेक्टर से ज्यादा ग्रो हो रहा है। ये जो मिल्क है, मिल्क इज ए सनशाइन सेक्टर ऑफ इंडिया, दो वी प्रोड्यूस मिल्क नंबर 1 वर्ल्ड लीडर, मगर हमें बहुत सारे एनिमल से वो दूध प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो उसका इकोनॉमिक लेवल कम आता है। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि जो ये इंडिया का क्रॉस ब्रेड प्रोग्राम पिछले 30-40 साल चला, वी कुड ब्रिंग पर लैक्टेशन अबाउट 5,000 किलो, मगर यूरोप में ये 7 है, यूएस कनाडा में ये 9,000 केजी है, इजराइल अपने पास में है, वहाँ 10,000 है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम एनिमल बहुत सा दूध दे देते हैं और वो काफ़ी चलता है। फिर ये है कि जो आगे चल के देखते हैं कि जो वो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हमें कहाँ सेल करना है। गेहूं तो अपने कंट्री में ही खाने को हो जाता है, बिल्कुल। अपना जो ग्रेन राइस है वो बासमती ग्रेड तो बाहर जाता है। उसके अलावा इंडिया को कुछ और बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे अगर हमें भारत को विकसित करके और वर्ल्ड ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट में जाना है, तो उसके कई और चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ऐसा है। पर जब उसके वो अगला चरण है, लेकिन उससे पहले भारत के सामने फूड सिक्योरिटी की जो चिंता है वो बनी हुई है। आपने कहा कि भारत में अगर हम कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो लाइव स्टॉक, डेयरी जो है वो एक ब्राइट स्पॉट है, यहाँ पर ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका की नज़र तो भारत के डेयरी उद्योग पर ही है, डेयरी जगत पर ही है। इस पर आप मैं चाहती हूँ कि आप अपनी समीक्षा रखें हमारे दर्शकों के सामने कि अमेरिका ऐसे में ग्रोइंग सेक्टर पर ही पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, और ये भारत की स्थिति जो है इसे कैसे डील किया जाना चाहिए? आज ऐसा है कि दुनिया में सभी कंट्रियों को जो ट्रेड मार्केट हैं बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर। तो उसका कारण ये मेरे हिसाब में ये हुआ है कि वर्ल्ड ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो फूड सिस्टम थे इनको इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम कर दिया गया, जैसे वो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, एक जरूरत तो थी, ठीक है, मगर अगर इसको देखा जाए तो ह्यूमन की जरूरत से हम अबाउट 40% और ग्रेन पैदा कर रहे हैं, विच इज फीडिंग आवर इंडस्ट्री। किसी ने एथेनॉल बना ली, किसी ने कुछ और कर लिया, कहीं बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े फार्म ऑपरेशन लाइव स्टॉक के हो गए, और उसमें से किया क्या गया कि ह्यूमन तो फिर उसके बाद वेस्टेज भी है, वेस्टेज भी गुड 20% तक चली जाती है, और जो खाने का सिस्टम था उससे वो भी बिगड़ गया, क्योंकि ये जो ग्रेन और कैलोरी सेंट्रिक फूड हैं, ये ओबेसिटी, डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस देते हैं। तो इससे मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये सारी दुनिया को समथिंग वी हैव टू रोल बैक व्हेन आई मीन टू से वी गॉट टू डाइवर्सिफाई टू आवर क्रॉप्स। ये जो इंडिया की डिपेंडेंस जो व्हीट एंड ग्रेन पर है, वो अपने जो लार्ज फार्मर हैं दे आर फुली कैपेबल, अगर उनको हम देखेंगे वो 40% हैं जो लैंड्स हैं, तो इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा क्रॉप लैंड है। वी ऑन अबाउट 180 समथिंग 179 मिलियन हेक्टेयर। चाइना नंबर 3 है, यूएस नंबर 2 है। तो इसको ऐसा ही है कि ये चीज़ें अभी हमें चेंज करनी पड़ेंगी। और जैसे कि आपने कहा कि जो डेयरी है, डेयरी पर जो नज़र है इंडिया को, वैसे भी अगर कोई नज़र ना भी रखे तो जो अपनी क्वालिटी है वो वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्टेड नहीं है प्रोडक्ट की, उसकी बात भी करनी ज़रूरी है।
बिल्कुल तो बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। जो भारतीय कृषि उत्पाद है उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता को लेकर समय समय पर जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है, संस्थाएं हैं, वो सवाल उठाती रहती हैं, लेकिन सवाल ये है कि भारत में जो स्टोरेज सिस्टम है, जो कृषि उत्पाद को जो स्टोर करने के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, जितनी संरचनाएं होनी चाहिए, वो भी गैर हाजिर है, अनुपस्थित हैं। तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से जो तैयारियां होनी चाहिए थी, अगर हम वाकई कृषि क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु नंबर 1 बनाना चाहते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश चाइना लगातार इसने खुद को जो है हर क्षेत्र में, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं बल्कि कृषि में भी जो है नंबर 1 बनाए हुए है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ शिकागो से जुड़े हुए हैं डॉक्टर आर.एस. बाजवा। लगातार उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का कृषि जगत क्यों तमाम संकटों से जूझ रहा है और इस संकट में इजाफा हो रहा है। सरकार की नीतियों का व्यापक असर देखने को नहीं मिल रहा है। बाजवा सर, मैं समझना चाहूँगी, जब बात इन फार्मिंग प्रोड्यूसर्स को स्टोर करने की आती है तो हम अक्सर ये तस्वीरें देखते हैं कि महाराष्ट्र में अगर टमाटर का अधिक उत्पादन हो गया तो उसे स्टोर करने की जगह नहीं है। गेहूं तक को जो कि हम इतने लार्ज स्केल पर इसकी पैदावार होती है, लेकिन वो बारिश होती है तो वो खुले में भीग जाती है, फिर उसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाती है और कहीं ना कहीं जो है वो टोटल वेस्टेज हो जाता है। एक आंकड़ा जो है मैंने निकाला है कि ये जो फूड वेस्टेज है इंडिया में वो 40% तक हो जाता है। यानी कि जो किसान उगाते हैं टोटल प्रोड्यूस, और वो जब तक कंज्यूमर तक पहुंचता है तब तक 40% जो फूड है वो वेस्ट हो जाता है। इसको जो है बचाने के लिए भी जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन होने चाहिए थे, कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए थी, ये भी अभी हम नहीं इसे अचीव कर पाए हैं। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट का रोल आप कैसे देखते हैं? इंडियन गवर्नमेंट since in the mid-60s जी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनी थी और बहुत सारी कंट्री में उनके स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, दो दे आर वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड, रिपेयर नहीं कर पाए वो। और उसके बाद फिर और भी लोग मार्क फैड पंप सब कई चलते गए, मगर किसी हिसाब से जैसे प्रोडक्शन बढ़ती गई, आवर स्टोरेज फैसिलिटीज could not keep up. This is just we are talking about the coarse grain. अभी मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, तो आप किसी भी रेलवे स्टेशन के पास चले जाइए, छोटे गांव में, बड़े में, ये वो, आपको लाखों की तादाद में वो जो गेहूं की और राइस की बोरियां सीजन में है वो पड़ी मिलेंगी। एंड देन सिचुएशन इन द FCI गोडाउन्स इज आल्सो वेरी बहुत अच्छी नहीं है। और रोडेंट को कंट्रोल करने के लिए अभी भी हम DDT उस पर छिड़क देते हैं बैग्स पर ही, दैट हैज वेरी बिग हेल्थ इम्पैक्ट। और अगर वो जो छोटे किसानों की ये बात करते हैं तो जो उनका प्रोड्यूस जो पेरिशेबल्स हैं उनके लिए भी पूरी स्टोरेज नहीं है, और इसके लिए सभी कुछ तो गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। ये इस पर हम गवर्नमेंट को भी थोड़ा क्रेडिट देते हैं, सारा नहीं वो कर पाएंगे पर बहुत कुछ कर सकते हैं। बट व्हाट दे कैन डू, दे कैन इनवाइट प्राइवेट traders, industry people, so make a association where privatization has to gain more hold, more cold storage, more chilling centers, और ये अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये पीछे रह गए हैं और उसका इम्पैक्ट है। और जैसे आपने कहा था कि ये जो गेहूं और दूसरी चीज़ें हैं, अगर इनका जो उत्पाद भी है उसमें भी स्टैग्नेशन है। अभी चाइना की बात आप कर रहे थे, चाइना का यील्ड पर यूनिट ऑफ लैंड इंडिया से डबल है, और उसका एक और भी पार्ट है चाइना का कि जो उन्होंने वाटर एफिशिएंसी इरिगेशन की है वो उनका 0.53% है। मीन्स 1 लीटर में से वो 530 ml को प्रॉपरली यूज कर लेते हैं। इंडिया का 0.31 है। सो दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। इंडिया कोई अबाउट 16% ऑफ द पीपल हैं हम, और हमारे पास दुनिया में सबसे कम पानी है, 4% ओनली। और ये एक प्रेडिक्शन है कि अबाउट
क्लोज टू 2050 और 2060 दुनिया में पानी की शॉर्टेज होने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन टुडेज डेटा। इफ समथिंग चेंजेस वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। पर उसमें कोई दुनिया भर में 500 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर का पानी की कमी हो जाएगी, और इंडिया के क्षेत्र में वो अबाउट 25% इंडिया में होने वाली है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको मद्देनज़र रख के हमें रिसर्च और डेवलपमेंट और आवर इंस्टीट्यूशन उसी फुटिंग से दोबारा पर एक नए ढंग से करनी पड़ेगी, जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में किया था। और इंडिया में साइंटिफिक कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट हैं, आजकल बाहर से ट्रेनिंग भी मिल जाती है। पर ओनली कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पॉलिटिकल विल की थोड़ा कमी हो जाती है, और उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक फूड एक ऐसा सेक्टर है, अगर इसमें किसी तरह नेशनल इनसिक्योरिटी आ जाए तो दिस कैन क्रिएट बिगर प्रॉब्लम। वी हैव सीन द वर्ल्ड एग्जांपल इन अरब नेशंस, क्या हुआ था यूरोप में एक बार, क्या हुआ था। तो दिस कैन क्रिएट फूड राइट्स एंड अदर थिंग। सो इंडिया के पास स्टोरेज तो रहता है जी, मगर अभी गेहूं में 2 साल पहले हुआ था कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, फरवरी मार्च में अर्ली हीट हो जाती है, तो वो क्या होगा कि वो जो वीट की यील्ड है वो बहुत कम हो जाएगी। अभी भी कम हो रही है, अभी 2 साल से सिचुएशन ठीक है, पर कभी कभार वो हो जाती है। तो इसलिए क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हमें बनानी पड़ेगी, और उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट इन्वेस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है, वाटर स्टोरेज में करना है, वाटर चैनलिंग में करना है, इरिगेशन कैनाल्स में करना है। अभी देखिए ना, पंजाब का सिचुएशन ले लो जी। सो जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर फ्री बिजली भी दे दी जाती है, तो देन दे कीप ऑन एक्सट्रैक्टिंग दैट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, सो वाटर डिप्लीशन विल बी ए बिग थिंग। सो देयर आर चैलेंजेस, और जो ये एक ऐसा सेक्टर है, कृषि सेक्टर, जो नेचर से जुड़ता है, क्लाइमेट से कहीं ना कहीं ऊपर वाले पर भी देखना पड़ता है। सो इसमें चैलेंजेस हमेशा ही रहती हैं, मगर नाउ इंडिया हैज कम ए बिग वे, ही इज इन अ बेटर सिचुएशन टू सॉल्व दीज challenges, and they should be done. So farmers should be treated as equal citizens of the country, और वो जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उनको उनका सही दाम कीमत मिलनी चाहिए, so that they can also live their dream. पर आपने कहा कि सारा कुछ सरकार से ही अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसे में प्राइवेट प्लेयर्स अगर कोल्ड स्टोरेज अगर उनके हाथों में चला जाए तो फिर इससे महंगाई का खतरा बना रहता है। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी, और ख़ास करके मौसम को लेकर जो आपने बात कही कि इस पर हमें जो है और ज़्यादा रिसर्च, इसमें भी इन्वेस्टमेंट को लेकर भी काफ़ी कमी हमने देखी है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में इस तरफ सरकार का ज़्यादा जो है बजट नहीं होता। इन दोनों सवालों पर एक छोटी छोटी टिप्पणी मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि समय अब आगे खत्म हो रहा है जी। देखो जी नेहा जी, प्राइवेटाइजेशन तो मोर इंक्रीज करनी पड़ेगी जी। सो उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, दे शुड बी ट्रांसपेरेंट, दे शुड नॉट टेक एडवांटेज, और वो एक जो प्राइस ऑफ स्टोरेज है वो प्रॉपरली रखें, सो दैट वो जो अपना कीमत है बहुत नहीं बढ़ जाए। अगर वो कास्ट ऑफ कीपिंग एंड प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो वो फूड बहुत महंगा हो जाएगा, तो कंज्यूमर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि दे मस्ट मेक, पेपर पर तो सभी कुछ वो लॉज एंड रूल्स हैं, एनवायरनमेंट के भी हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी हैं, उसकी डिजीज कंट्रोल के भी हैं, मगर कहीं ना कहीं इंडियन सिस्टम में अभी भी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उनको कंप्रोमाइज कर जाते हैं, तो उनका इफेक्ट होता है। तो सेकंड चीज़ ये आपने कही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और जो अपना इंटेलिजेंस या कंटेंट है उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। लोग हैं तो कोई जो
टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और वो लानी पड़ेगी। देखो ना अभी तो दुनिया किधर जा रही है, वो तो बिल्कुल। drones में और क्या वो सेंसर्स में जा रहे हैं। तो अभी हम पीछे तो हैं, मगर इंडिया को जो स्मॉल फार्मिंग यूनिट है उसको बहुत डेवलप करने की जरूरत है। जी। दैट वेयर लाइज द फ्यूचर। वो लोग भी ठीक हो जाएंगे, उनको लाइवलीहुड भी मिल जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट भी होगी और बिल्कुल। अच्छा क्वालिटी का फूड बने। तो भारत की खुशहाली का रास्ता भारत के गांव से होकर गुजरता है। ये हरित क्रांति के समय भी यही सच्चाई थी भारत की आर्थिक स्थिति की, और वर्तमान में विकसित भारत के सपने की सच्चाई भी यही है कि भारत की खुशहाली और विकसित होने का रास्ता भारत के गांव से ही निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आर.एस. बाजवा सर, आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए, और इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि भारत की कृषि जगत और लगातार किसानों की समस्याएं, उनके सामने 2 वक्त की रोजी रोटी का भी संकट बना रहता है, क्योंकि उनकी अगर फसल अधिक हो गई तो कीमत नहीं मिलती और फिर वो अन्य ज़रूरतें जो हैं वो पूरी नहीं कर पाते। खाद्यान्न का संकट भारत की आबादी के सामने लगातार बना हुआ है। भारत सरकार की योजना की 84 करोड़ को मुफ्त राशन, लेकिन ये राशन भी 5 किलोग्राम ही मिलता है, तो ये भी क्या पर्याप्त है? और इससे ही फूड सिक्योरिटी जो है वो भारत की सरकार सुनिश्चित कर लेना चाहती है। तकनीक संसाधनों में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अगर हमें वैश्विक तौर पर खुद को विश्व गुरु बनाना है, विकसित बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com दोनों पर फीडबैक भेजिए। नमस्कार।